अब देखिए एक एक करके जो तमाम राज्य मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा कैलाश सिंह राजपूत भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, समाजवादी पार्टी ने ये जो पीडीए का फॉर्मूला इजाद किया है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा उनकी तरफ से बयानबाजियां होती हैं, उसकी काट के तौर पर कैसे देखा जा रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार को, बताइए जल्दी से। देखिए, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण अगर देखें तो जातीय समीकरण जो इस 8 की संख्या में रखा गया है उसको देखें, और उसके अलावा अभी कैलाश सिंह राजपूत शपथ ले रहे हैं। कन्नौज से आते हैं और कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से वो सांसद बन के आते हैं। तो वहाँ से एक ओबीसी समुदाय के जो विधायक होते थे उनको और जमीनी नेता को मंत्री पद पर लेकर आना, मतलब इसमें भी एक मैसेज है। आप देख सकते हैं कि समाजवादियों के गढ़ से एक ओबीसी नेता को चुना गया है जो कि नॉन यादव है, तो इससे भी एक संदेश देने की कोशिश है। और लोध समाज से ये आते हैं, तो हर चुनाव जो किया गया है उसमें मंत्रणा काफी की गई है, चर्चाओं का दौर चला। और आपको मैं बता दूं कि जनवरी से ही इस बात की जो है वो कयास और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार में किस तरह के चेहरे होंगे, कौन कौन एकोमोडेट किया जाएगा। और उन चर्चाओं के बाद अब जाके यानी कि मई में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो पूरी तरीके से चुनावी मोड पर ये कैबिनेट विस्तार जो है उसको ध्यान में रखते हुए, चुनावी मोड को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट विस्तार कहा गया है, इस तरीके से कह सकते हैं। और पीडीए की काट बिल्कुल मिशन 2027 के मद्देनजर तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। विपिन चौबे एक बार फिर हाथ उठा रहे थे। विपिन, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अखिलेश यादव वाला आपने सवाल पूछा था उसको बहुत आसानी से समझने की जरूरत है। 2024 से सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। लगातार दोनों इंजन के टकराने की बात अखिलेश यादव करते हैं। पीडीए का फॉर्मूला जो था वो अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में लागू किया। और उसका फायदा यह हुआ कि 5 सांसद से वो 37 सांसद पहुंच गए, और 73 से 65 और 65 से लगभग 33 सांसद पर भारतीय जनता पार्टी आ गए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि पिछड़ा, दलित और आधी आबादी और जो पिछड़ा वोट है उसको कंसोलिडेट रखने के लिए, उसको अपने पाले में रखने के लिए इस तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। मैसेजिंग बहुत जरूरत है। अब अखिलेश यादव ने क्या किया है, पाल बिरादरी से अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, महिला मोर्चा के अध्यक्ष को राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वाराणसी से एमएलसी और बीजेपी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। विश्वकर्मा समाज पूर्वांचल की अहम अति पिछड़ी बिरादरी से इनका ताल्लुक। हंसराज विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में भी गिना जाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, एक तरफ तो बीजेपी हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश में 2027 में, और दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की रही उससे अखिलेश यादव के भी हौसले बुलंद। तो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें किस तरह का मुकाबला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मुकाबला तो टफ ही होगा, लेकिन वही है कि इसमें एसआईआर की भूमिका क्या होगी ये ज़्यादा निर्णायक होगा, साबित होगा। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मतों को निकाल बाहर किया गया, मतदाता सूचियों से 90 लाख लोग बाहर हो गए, उसमें 27 लाख तो
अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास रहते हुए भी उनके नाम नहीं, वोट नहीं दे पाए वो लोग। उसमें से 1500 करीब दे पाए। हाँ, तो उस 1500 करीब तो मिल गए थे, उनको मिल गया, चांस मिल गया, लेकिन 27 लाख लोगों को नहीं मिला। तो उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यक मतों को बाहर किया गया हो, या और जो असुविधाजनक मतदाता हो सकते हैं, जातियों के लोग हो सकते हैं, तो वो भी मुनस्सर करेगा। मैं और डिलिमिटेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे असम में हुआ है, मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और वो पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हुई थी। एक आपको क्षेत्र बता रहा हूँ, मुरादाबाद शहर है। मुरादाबाद शहर से मुसलमानों के बहुत सारे वोट मुरादाबाद रूरल में ट्रांसफर कर दिए गए। नतीजा हुआ कि मुरादाबाद रूरल में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार और ज़्यादा मतों से जीता, लेकिन मुरादाबाद की जो समाजवादी पार्टी की सीट थी वो निकल गई, बीजेपी के पास चली गई। तो इस तरह का खेल ये लोग पहले से ही कर चुके हैं, करते ही रहे हैं। तो वो सब खेल ज़्यादा मुनस्सर करेंगे। ये तो ठीक है, ये जो मंत्री बना दिया, कुछ चेहरे ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है अभिज्ञान जी, क्योंकि अब इस बात का जिक्र निकला है एसआईआर का, डिलिमिटेशन का आसाम में बड़ा जोर रहा, चर्चा रही, और एसआईआर की वेस्ट बंगाल में बड़ी चर्चा रही। ये सारे मुद्दे यूपी चुनाव में क्या इफेक्ट करते हुए नजर आते हैं आने वाले वक्त में आपको? मैंने इन मुद्दों पर बार बार एक बात कही है और आज फिर उसको रिपीट करूंगा जी, कि जो भी प्रक्रिया है देश के सर्वोच्च कानून के तरीके से, वो ये सेटल हो। इस देश में ये संशय अब खत्म होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, और इस बात को लेकर मैं बहुत गंभीर हूं, बहुत वोकल हूं। वंस एंड फॉर ऑल जो भी ये मसला है, क्योंकि जो चुनाव जीतेगा, मुझे बहुत साल हो गए ये देखते हुए, कांग्रेस के युग में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती थी, फिर ईवीएम होता था, अब एसआईआर है। तो मतलब इस देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव है, कहीं ना कहीं से मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। लोग ये बताना चाहते हैं कि साहब ये फ्री एंड फेयर होते नहीं। तो जो जीतता है वो उसको कंट्रोल करता है, जो हारता है उसके खिलाफ वो विक्टिमाइज होता है। तो एक बार में ये क्लैरिटी हो जाए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उससे पहले क्लियर हो जाए, ताकि किसी को, किसी भी साइड को, ना केरला जीतने वालों को, ना पश्चिम बंगाल जीतने वालों को, किसी को ये मौका मिले ही ना ये कहने के लिए कि इतने वोट कर गए तो ये जीत गए, इतने वोट कर गए तो ये जीत गए। मेरे अपने नजरिए से बहुत मैं स्पष्ट हूं कि ये इशू सेटल्ड होना चाहिए। देश के आम हिंदुस्तानी नागरिक को ये नहीं लगना चाहिए कि इस देश में चुनाव मैनिपुलेट होता है, कोई हक ने हक में मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि एक ही चुनाव में एक जगह एक और नतीजा आता है, दूसरी जगह दूसरा नतीजा आता है, एंड द इश्यू कंटिन्यूज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत, आपने, मुझे लगता है कि हमारे कई दर्शकों के मन में, देश के वोटर्स के मन में जो सवाल है या जो बात है वो आपने रख दी, बिल्कुल बिल्कुल वो आपने रख दी। और ये व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के बयानात सामने आते हैं। जब जब चुनाव होता है, कोई पार्टी हार रही है, कोई जीत रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चुनाव आयोग के पूरे प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं। तो वो सवाल जो है उनके जवाब दिए जाएं, ताकि ये चर्चा, ये डिस्कशन खत्म हो और सबको पता चले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।